नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिकल यूनिवर्स के एक नए वीडियो में। तो अब आप शायद सोच रहे होंगे कि मैंने पिछले वीडियोस में तो हे गाइस ऐसे करके शुरू किया था, तो इस वीडियो में मैं इतना फॉर्मल क्यों हो गया। तो वो इसलिए है क्योंकि जो मेरे चैनल की रेगुलर ऑडियंस है उसके लिए तो ये वीडियो है ही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो कुछ उन मैच्योर लोगों तक भी पहुँचे जिन्होंने एक कमरे में बैठकर ये फैसला लिया है कि जो हम स्टूडेंट्स हैं वो इस साल इस ग्लोबल पैंडेमिक जिसे हम कोरोना वायरस या फिर कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं, इसके बीच इसके होते हुए भी हम इस साल पेपर देंगे। सो अकॉर्डिंग टू देम, चाहे धरती फट जाए, आसमान गिर जाए, एलियंस आ जाएं या कुछ भी हो जाए, भाई पेपर तो तुमको देने पड़ेंगे। अब इस वीडियो के थ्रू मैं उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ और उन्हें कुछ बातें कहना चाहता हूँ, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। अकॉर्डिंग टू आवर गवर्नमेंट, जो फर्स्ट से लेके 9th तक के बच्चे हैं उन्हें प्रमोट कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद जो 10th 12th और जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई भी ऐसा लॉ या कोई भी ऐसा डिसीजन पास नहीं हुआ था। और अब तो हमारी गवर्नमेंट ने उनको भी नहीं छोड़ा। ये एक कंफर्म न्यूज़ है कि जुलाई मिड से या जुलाई एंड से प्राइमरी और प्री प्राइमरी स्कूल्स भी रीओपन हो रहे हैं। एक तरफ WHO कहता है कि छोटे बच्चे जो कि 10 साल से या 12 साल की उम्र से कम के जो बच्चे हैं वो घर पर रहें, और एक तरफ आप उन्हें स्कूल भेजने की बातें कर रहे हैं। जब से लॉकडाउन में हमें ये रिलैक्सेशंस मिली हैं, तब से हमारी कंट्री में डेली कंफर्म केसेस जो आते थे वो करीब 4 से 5 हज़ार जो आते थे, आज करीब 10,000 या 11,000 भी आ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में हम बच्चों को स्कूल कैसे भेज सकते हैं। काफ़ी सारे रीसेंट सर्वेस के अकॉर्डिंग पेरेंट्स खुद इस बात को मान रहे हैं कि चाहे उनका बच्चा फेल हो जाए लेकिन वो इस साल अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे। तो मैं बस आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर, या जो भी ऑफिशियल जो भी डिसीजन मेकर ये वीडियो देख रहा हो, कि स्कूल्स खोलना या कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलना इस समय क्यों एसेंशियल है। फ्रांस ने यही गलती करी थी। जब पेरिस में सिचुएशन थोड़ी ठीक होने लगी तो उन्होंने वहाँ के स्कूल्स खोल दिए, और मैं प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल्स की बात कर रहा हूँ। करीब एक हफ्ते तक तो सब ठीक चला, लेकिन उसके बाद करीब 70 नए केसेस आए पेरिस के अंदर, एक स्कूल के अंदर, जो कि स्कूल या उससे रिलेटेड थे। और फ्रांस की पॉपुलेशन सिर्फ 6.5 करोड़ है और इंडिया की पॉपुलेशन करीब 130 करोड़ है। तो अगर वहाँ एक हफ्ते में करीब 70 नए केस आए हैं, तो इंडिया में करीब इसके 20 गुना ज़्यादा केसेस आएंगे। और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि फ्रांस इंडिया से कहीं ज़्यादा डेवलप्ड है। और अगर बच्चे स्कूल जाते भी हैं तो इससे सिर्फ वही इन्फेक्ट नहीं होंगे, वो स्कूल जाएंगे, बाहर जाएंगे, अपने घर वापस आएंगे, उससे उनके पेरेंट्स भी इन्फेक्ट हो। उनके पेरेंट्स बाहर अगर कभी जाएंगे तो वो किसी और को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ये वायरस आप तक भी पहुंच सकता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। #नो स्कूल नो फीस ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, जिसमें सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि अगर हमारी क्लासेस ऑनलाइन ही होती रहेंगी तो वो फीस नहीं देंगे स्कूल्स में। अब मैं यहाँ पे पेरेंट्स की या टीचर्स की, दोनों में से किसी की भी साइड नहीं लूँगा, लेकिन दोनों पर्सपेक्टिव मैं आपके सामने रखूँगा। स्कूल्स के अकॉर्डिंग अगर उन्हें फ़ीस नहीं मिलेगी तो वो अपने टीचर्स को क्या सैलरी देंगे, और अगर वो अपने टीचर्स को सैलरी नहीं दे पाएंगे तो उनके टीचर्स उनके बच्चों को क्यों पढ़ाएंगे। एंड अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स, अगर उनके बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे हैं, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो वो इतनी फ़ीस क्यों दें। एक स्कूल की फ़ीस में ट्यूशन फ़ीस, ट्रांसपोर्ट फ़ीस, एक्स्ट्रा करिकुलर फ़ीस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और अगर आप स्कूल में पानी की बोतल भरते हो ना तो उसकी भी फीस आप भरते हो। लेकिन घर पे तो स्टूडेंट अपना इंटरनेट और अपना इक्विपमेंट यानी अपने लैपटॉप पर पढ़ाई कर रहा है। तो स्कूल को तो सिर्फ ट्यूशन फीस लेनी चाहिए, और वो भी कम होनी चाहिए क्योंकि टीचर उनके सामने नहीं पढ़ा रहा है। ये बात तो सबको माननी पड़ेगी कि आमने सामने पढ़ाने में और लैपटॉप में एक ऑनलाइन एजुकेशन लेने में बहुत फ़र्क होता है। अगर आप फेस टू फेस किसी से पढ़ते हो तो उस एजुकेशन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो। मैंने आपके सामने दोनों पर्सपेक्टिव रखे। अब किसी की साइड ना लेते हुए मैं सिर्फ एक बीच का सलूशन ये बता सकता हूँ कि मे बी अगर स्कूल्स अपनी फ़ीस कुछ कम कर दें तो मे बी द पेरेंट्स विल कंसिडर पेइंग द फीस। और जहाँ तक बात गवर्नमेंट की है, वो हम स्टूडेंट्स के पीछे क्यों पड़ी है। जब स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों ही राज़ी नहीं हैं इस बात पर कि अभी स्कूल्स या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खुलने चाहिए, तो गवर्नमेंट हमें प्रेशराइज क्यों कर रही है, वो क्यों हमें बलि का बकरा बनाना चाहती है। अब ये तो बात थी छोटे बच्चों की, यानी 9th स्टैंडर्ड तक के बच्चों की।
अब अगर हम उनसे बड़े बच्चों की बात करें जो कि 10th 12th या ग्रेड स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए भी सिचुएशन कोई बहुत डिफरेंट नहीं है। हम इस लिस्ट में बहुत नीचे हुआ करते थे और अब हम यूके से ज़्यादा पीछे नहीं हैं। हम 4th पोजीशन पे बहुत जल्दी आने वाले हैं। ये तो एक अलार्मिंग सिचुएशन होनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट के लिए, बट रादर वो तो लॉकडाउन धीरे धीरे खोल रही है। ये बहुत चिंता करने वाली बात है। और अगर कॉलेजेस खुल भी जाते हैं तो बच्चों को अपने घरों से करीब 2 से 3 हफ्ते पहले निकलना पड़ेगा, क्योंकि इंटरस्टेट ट्रैवल पर 14 डेज़ का क्वारंटीन करना पड़ेगा उनको। तो जो भी स्टूडेंट्स बाहर से आ रहे हैं वो अपने कॉलेज की जगह आकर रहेंगे कहाँ, क्योंकि मोस्टली पीजीज और हॉस्टल्स तो बंद हैं, और जो खुले भी हैं वहाँ पर उनकी हाइजीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तो मैं बस उन गवर्निंग बॉडीज़ से या फिर जो भी लोग डिसीजन मेकर्स हैं इस तरह के डिसीजंस में, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या जो 10th 12th या फिर जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, क्या वो इंसान नहीं है? क्या उन्हें कोरोना वायरस या कोविड-19 नहीं हो सकता? क्या वो मर नहीं सकते? क्या वो संजीवनी बूटी खाकर पैदा हुए हैं? तो मैं उन लोगों से बस ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारे इस सेमेस्टर के पेपर्स कैंसिल हो जाएंगे या फिर 12th और 10th के जो पेपर्स बचे हुए हैं, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा पेपर्स बचे हुए हैं, आई थिंक 1 या 2 ही पेपर बचे हुए हैं, अगर वो कैंसिल हो जाएंगे और आप उन्हें इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर जज करके आप उनको मार्क्स दे देंगे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? एटलीस्ट वो ज़िंदा तो रहेंगे। तो अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखा जाए तो मैं अपनी ही बात करता हूँ। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं बीटेक का स्टूडेंट हूँ। आई एम डूइंग बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड आई एम इन माई 3rd ईयर। एंड जिस यूनिवर्सिटी से मैं बीटेक कर रहा हूँ वो है AKTU, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो हमारी यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस बहुत पहले जारी कर दिया था कि 27 या 28 जुलाई, मुझे डेट ठीक से याद नहीं है, बट इन दोनों में से कोई डेट थी। इस डेट से 27 या 28 जुलाई 2020 से हमारे कॉलेजेस खुल जाएंगे। हमें कॉलेजेस जाना है अपने अपने, और हमें अपना जो भी कोर्स है, जो भी हमारे डाउट्स हैं, जो भी हमारे असाइनमेंट्स हैं, इवन हमारे जो प्रैक्टिकल्स हैं वो हमें कंप्लीट करने हैं। एंड उसके बाद हमारे एग्ज़ाम्स होंगे 10 से मात्र आई थिंक 15 या 15-20 दिन के बाद हमारे एग्ज़ाम्स हो जाएंगे जब हमारे कॉलेज खुलेंगे उसके बाद, या आई थिंक उससे भी कम है। तो मैं बस ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्यों, क्या एग्ज़ाम्स जो हैं वो हमारी जान से बढ़कर हैं? और ये जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं या जो भी एजुकेशनल बोर्ड्स हैं, जितने भी ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब हम स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं। इन्हें हम स्टूडेंट्स का वेलफेयर देखना चाहिए कि ये अपना वेलफेयर देख रहे हैं। और मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी गवर्नमेंट, अब मैं यहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ एंड ना मैं इन चीज़ों में इतना एक्टिव हूँ, बट स्टिल हमारी गवर्नमेंट क्या हमें लैब रैट्स या फिर गिनी पिग समझती है कि हमको आप यूज़ कर सकते हो कि पहले इनको छोड़ कर देखो, अगर कोरोना वायरस फैलता है तो हम बाकी चीज़ें खोलेंगे। सीरियसली, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स तो लास्ट होने चाहिए यार खोलने के लिए। अगर आपकी कंट्री में लॉकडाउन चल रहा है तो ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है कि आप सबसे पहले यही खोल दोगे। अगर सिचुएशन इतनी ही सही है हमारी कंट्री में कि आप सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस खोल दोगे, तो उसके पहले आप पार्लियामेंट खोलो, राज्यसभा खोलो, विधानसभा खोलो, जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं ये सब खोलो, सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस खोलो एंड पूरी तरीके से खोलो ना। ये 50% स्टाफ वाला नहीं चलेगा, पूरी तरीके से खोलो, उसके बाद आप खोलो। हम आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हम किसी के लैब रैट्स नहीं है कि आप पहले टेस्टिंग हम पे करोगे कि ये फैलता है कि नहीं फैलता है। अब अगर सिर्फ बात मेरे कॉलेज की कर ली जाए तो मेरा कॉलेज मेरे घर से 40 किलोमीटर दूर है, विच इज़ इन ग्रेटर नोएडा एंड आई लिव इन दिल्ली। सिर्फ मेरे कॉलेज में दिल्ली, यूपी, झारखंड, बिहार, कश्मीर, छत्तीसगढ़, इन सभी स्टेट से बच्चे आते हैं। तो चलो अगर मान लिया कि आप अपने इंस्टीट्यूट के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग किसी भी तरीके से भगवान भरोसे आप कर दोगे फॉलो, लेकिन वो बच्चे आएंगे तो वो ट्रैवल कर कर आएंगे और ट्रैवल करके वापस भी जाएंगे, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब कौन लेगा? एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और, अगर कोई AKTU का ऑफिशियल ये वीडियो देख रहा है तो सर नमस्ते, मैं बस आपसे बहुत विनम्रता से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, कुछ शर्म बाकी है या वो भी बेच खाई है? सच में बुरा मानने वाली बात नहीं है सर, मुझे बस आप इतना बताओ कि कुछ शर्म बाकी है या सच में बेच खाई है। अब आप पूछ रहे होगे कि मैं ऐसे बदतमीजी से बात आपसे क्यों कर रहा हूँ, लेकिन सर उसके लिए मेरे पास एक रीज़न है और ये सिर्फ एक क्वेश्चन है, क्योंकि
तो अकॉर्डिंग टू AKTU, अगर कोई भी स्टाफ AKTU का जो भी हमारे एग्ज़ाम्स होंगे उसके दौरान अगर वो कोविड-19 से इन्फेक्ट हो जाता है एंड अगर उसकी डेथ हो जाती है तो AKTU उसको 5 लाख रुपए का मुआवजा देगी। सीरियसली 5 लाख, ये कीमत है आपके लिए एक लाइफ की? 5 लाख रुपए? और यार थोड़ी सी तो शर्म करो, या बिल्कुल ही बेशरम हो चुके हो। अगर किसी के घर में कोई बंदा मर जाएगा या कोई मर जाएगा और वो अगर AKTU के लिए काम करता होगा तो क्या उसके बाद उसके घर वाले आपसे 5 लाख रुपए लेने के लिए आएंगे? और वो 5 लाख भी आप उस एम्प्लॉय की फैमिली देंगे ना जब उसकी डेथ हो जाएगी। और ये बात तो सबको पता है कि कोरोना वायरस से सिर्फ उन्हीं लोगों की डेथ होती है जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो, जिनका इम्यून वीक हो या फिर जिनकी एज का 90% केसेस में जिन लोगों को कोरोना वायरस या कोविड-19 होता है उनकी डेथ नहीं होती है। तो अगर बाई चांस AKTU का कोई भी ऑफिशियल या कोई भी एम्प्लॉय अगर कोरोना वायरस पॉजिटिव हो जाता है और अगर फिर वो अपना ट्रीटमेंट करवाता है, फिर वो वापस आ जाता है एंड उसकी डेथ नहीं होती है, तो उस केस में तो उसका नुकसान हुआ क्योंकि उसकी हेल्थ का भी लॉस हुआ, उसका टाइम का भी लॉस हुआ और जो फाइनेंशियल लॉस उसको होगा वो तो अलग ही। तो वो कंपनसेशन जो कि 5 लाख का आप लोगों ने बताया है, अगर इंसान ठीक हो जाता है तो फिर तो उसको कोई फ़ायदा ही नहीं है। फ़ायदा तो तभी है ना अगर उसकी डेथ हो जाए, क्योंकि पैसा तो उसको तभी मिले। अगर वो ज़िंदा बच गया तो उसका नुकसान ही नुकसान है। हमने स्टार्टिंग में कोरोना वायरस को जितनी इंपॉर्टेंस दी थी अब हम उतनी ही कम करते जा रहे हैं, जबकि तब केसेस कम थे और अब केसेस ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी हम इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं। बीमारी शायद आपको मारे ना, लेकिन जीने लायक भी नहीं छोड़ेगी। ये बीमारी आपको अंदर से बिल्कुल ख़त्म कर देगी। अगर आप ज़िंदा बच जाते हैं तो आपको अपनी प्रीवियस हेल्थ स्टेट में, जैसे आप कोविड-19 पॉजिटिव होने से पहले जिस हेल्थ स्टेट में थे, वहाँ उस स्टेट में वापस जाने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये जो 5 लाख के कंपनसेशन की बात है, ये बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल और सेंसलेस है। और मुझे एक बात बताओ सर, कि अगर सपोज कोई इन्विजिलेटर है या फिर कोई ऐसा है जो इंस्पेक्शन के लिए आता है AKTU से, जो हमारे इंस्पेक्शन करते हैं सारे कि कोई चीटिंग का मटेरियल वगैरह तो नहीं लाया, जो वो लोग होते हैं वो भी AKTU ऑफिशियल्स हैं, या कोई टीचर है वो भी AKTU ऑफिशियल है। अगर कोई टीचर इन्फेक्टेड है, वो आया, उसने पूरा अपनी ड्यूटी करी, देन वो घर चला गया। अब आपको बाद में पता लगा कि वो तो इन्फेक्टेड था। अब उसकी डेथ हुई या नहीं हुई वो तो खैर बाद की बात है। हुई तो आपने उसे 5 लाख दे दिए, नहीं दिए, खैर वो बात की बात है। लेकिन उस एक इन्विजिलेटर की वजह से जो 500 बच्चों को वो वहाँ पर चेक कर रहा है, वो इन्फेक्ट नहीं होंगे क्या? मतलब सर, सेंस 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 तब कहना नहीं चाहिए सर, लेकिन ये एक बहुत ही यूजलेस और सेंसलेस डिसीजन था। जब भी कोई एग्ज़ाम होता है या किसी भी एग्ज़ाम का जो भी सेंटर पड़ता है, वहाँ पर इतनी गैदरिंग होती है कि आपको अपने दोस्त भी नहीं मिलते हैं। मैं नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, इस पैंडमिक से पहले की जो थी। अगर मैं अपनी बात करूं तो जहां मेरा सेंटर पड़ता है वहां 2 कॉलेजेस का सेंटर पड़ता है, एक मेरे कॉलेज का जहां मैं पढ़ता हूं और एक और कॉलेज। मैं यहाँ पे किसी भी कॉलेज का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो एटलीस्ट मेरे ही कॉलेज से वहाँ करीब 500 से ज़्यादा बच्चे होते हैं और उस दूसरे कॉलेज से भी करीब 500 या उससे ज़्यादा ही बच्चे होते हैं। अब वहाँ पर 1000 बच्चे हैं और 1000 बच्चों की आप इंफ्रारेड स्क्रीनिंग करोगे, बोलोगे तो यही कि हम तो भाई इंफ्रारेड स्क्रीनिंग करेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ सर, इंफ्रारेड स्क्रीनर की अगर आप एफिशिएंसी देखो तो वो 100% नहीं होती है। तो मैं मानता हूँ अगर वो 99.9% भी अगर काम कर गया और लेकिन सिर्फ एक स्टूडेंट रह गया, उस 1000 में से सिर्फ एक स्टूडेंट ऐसा रह गया जो कोविड-19 पॉजिटिव है, तो वो अंदर जाके कितनों को इन्फेक्ट करेगा? अगर एक बंदे ने 5 बंदों से बात करी और उन 5 बंदों ने और 5-5 बंदों से बात करी और फिर उन 25 बंदों ने और 5-5 बंदों से बात करी, तो आप देख रहे हो ये कैसे एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। तो ये एक बिल्कुल ही सेंसलेस बात है। अगर हम इस चीज़ को देखें कि इस साल हमारे पेपर होंगे, और इस साल से मेरा मतलब है सीरियसली इस साल, बिकॉज सिचुएशन कहीं पे भी कंट्रोल में आती हुई नहीं दिख रही है। अगर आप ये सारे स्टैटिस्टिक्स देखो तो आपको लगेगा कि भाई सिचुएशन कहीं पे भी कंट्रोल में नहीं आ रही है। इवन दिल्ली में ही करीब 1000 से 1200 केसेस डेली आ रहे हैं, और मैं उन केसेस की बात करूँ जो कन्फर्म्ड हैं। तो सर मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी हालत में एग्ज़ाम्स एक स्टूडेंट की लाइफ से ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के लिए नहीं होता। और
ऐसी कौन सी आग लगी है सर कि हमें पेपर देने ही देने हैं, या फिर जो 4th ईयर है इवन उनको भी पेपर देने ही देने हैं, उनको भी आपको ग्रेजुएट करना ही करना है इस साल। कौन सी लाखों जॉब्स आ रही हैं इस साल, बल्कि इस साल तो जॉब्स जाएंगी। सर जो पैंडेमिक है ना वो सबके लिए है, सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है जो कि वेल सेटल्ड या सेंटर में है। ये पैंडेमिक हमारे लिए भी है। जस्ट इतना सोच के देखो कि अभी अपने घर पर कोई भी नहीं पढ़ रहा, और मैं बहुत जेन्युइन बात कर रहा हूँ, अपनी बात भी कर रहा हूँ। अभी घर पे पढ़ाई नहीं हो सकती क्योंकि सब किसी ना किसी रीज़न से थोड़े बहुत टेंशन में है ही। अगर मैं अपनी लोकेलिटी की बात करूँ तो रोज़ यहाँ पर 2 से 3 नए केस आ रहे हैं, और ऐसी सिचुएशन के बीच आप पढ़ाई कैसे कर सकते हो? अगर आप कर भी लो तो अपना 100% आप कैसे दे सकते हो? अगर ऐसी सिचुएशन में एग्ज़ाम्स होंगे भी तो जो टॉपर्स होंगे, जो 90 या 100 मार्क्स लाते थे, जब उसके ही 50 मार्क्स आएंगे तो जो 50 मार्क्स वाला था वो कहाँ जाएगा? और गाइस अब ये बात मैं आप लोगों से कर रहा हूँ जो मेरी ऑडियंस है, कि देखो गवर्नमेंट हमें हर चीज़ नहीं बताती है, बट ये चीज़ ठीक भी है कि वो हमें हर चीज़ ना बताए, बिकॉज कुछ लोग पैनिक करते हैं। तो जो आपको ये केसेस अराउंड 2 लाख समथिंग दिखाई दे रहे हैं, जो कि एज ऑफ राइट नाउ व्हेन आई एम शूटिंग दिस वीडियो इंडिया में है, तो ये कुछ भी नहीं है। इससे कहीं ज़्यादा केसेस इंडिया में होंगे। यार 120 करोड़ की हमारी आबादी है, उससे भी ज़्यादा की एक्चुअली 1.3 बिलियन है शायद, और आपको लगता है कि इंडिया में सिर्फ 2 लाख या 2.5 लाख केसेस ही हैं अभी तक। अब मैं कोई रफली एस्टिमेट नहीं बता सकता, लेकिन सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, और ये एनी टाइम सून कहीं पे भी ठीक होती हुई फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रही है। और हमें बस इतना करना है कि हमें अपने घर पे रहना है, और अगर हमें कहीं बाहर जाना है तो वी हैव टू मेक श्योर कि वो काम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम हो, हम तभी अपने घरों से निकलें। और जहाँ तक बात हमारे एग्ज़ाम्स की है, तो यार आई एम 90% श्योर कि एग्ज़ाम्स इस साल तो नहीं होने चाहिए, एक्चुअली नहीं होंगे, बट 10% मैं नहीं कह सकता कि ये इंडिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो वी शुड होप फॉर द बेस्ट। और एंड में मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या जितने भी एजुकेशनल बोर्ड्स हैं, अगर आप लोगों को ये पता है कि हमारे एग्ज़ाम्स नहीं होंगे और आप हमें सिर्फ डरा रहे हो ये कह कर कि भाई 1 महीने बाद आपके एग्ज़ाम होंगे, या 15 दिन बाद आपके एग्ज़ाम होंगे, या 15 दिन बाद आपके कॉलेज खुल जाएंगे और फिर आपके एग्ज़ाम होंगे, तो यार ऐसा मत करो। ग्लोबल पैंडेमिक चल रही है, इस बात को समझो। सब टेंशन में है यहाँ पर, सिर्फ आप अकेले नहीं हो। अगर आपको कोई डिसीजन दिया गया है लेने को, और अगर आपके हाथ में पावर है, तो प्लीज़ उसका मिसयूज़ ना करें। और यहाँ मैं अपने स्टूडेंट्स दोस्तों से सबसे जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो लॉ कर रहा हो, चाहे वो BBA कर रहा हो, चाहे वो BA कर रहा हो, चाहे वो MBA कर रहा हो, चाहे वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हो, चाहे वो इंजीनियरिंग कर रहा हो, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप मेरी फैमिली में से हो। और इस वीडियो को गाइस इतना शेयर करो कि जिस तक पहुंचनी चाहिए ये वीडियो उस तक पहुंच जाए। अब यहाँ पे मेरा मतलब जो भी ऑफिशियल्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, किसी भी बोर्ड के, किसी भी यूनिवर्सिटी के, गवर्नमेंट के, वो ये चीज़ को समझें कि स्टूडेंट्स भी परेशान हैं इस समय। अगर हम घर पे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम परेशान नहीं हैं। हमारी साइकोलॉजी भी आप लोग समझिए। अगर हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो हमारा भी दिमाग ख़राब हो रहा है घर पर, हम क्या करें। और ऐसी सिचुएशन में आप चाहते हो कि हम पढ़ें, वो भी 5-5 यूनिट, 6-6 यूनिट पूरी हम पढ़ाई करें, ऐसा कैसे हो सकता है? ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है सर। हर स्टूडेंट को ट्रैवल करना पड़ता है, बिना ट्रैवल किए वो कहीं पे भी नहीं जा सकता। अगर आप किसी स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करें कि वो अपने घर से कॉलेज तक और कॉलेज से अपने घर तक जा सकता है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करता हुआ, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि 99.9% स्टूडेंट्स के पास अपना कन्वेंस नहीं है, उन्हें पब्लिक कन्वेंस से जाना पड़ता है। तो बस इतना ही मैसेज था मेरे दोस्तों के लिए और उन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए जिनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि एक स्टूडेंट की लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गाइस इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, और इतना शेयर करो, जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो। ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं। हमारी आवाज़ बनकर ये वीडियो उन तक पहुंचनी चाहिए। हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी भी कोई छोटी नहीं है, हम भी लाखों करोड़ों में हैं, और हमें भी ये अपनी बात उन तक पहुंचानी चाहिए। हमारी भी बात उन्हें सुननी पड़ेगी। बस इसी नोट पर मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो या अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और ये वीडियो को शेयर करना।
एंड इस हैंडल पे मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मैं वहाँ पे डेली अपडेट्स डालता हूँ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।